हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्टिल लाइफ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और स्टिल लाइफ का एक बेसिक स्केच हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टिल लाइफ का कंपोजिशन हम लोग खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं अपने घर पे और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, तो इसे एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेटअप तैयार करने के लिए आप कोई भी डेस्क या टेबल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस टेबल पे इस वाइट कपड़े की मदद से एक बैकग्राउंड तैयार करने वाला हूँ। कैनवास की मदद से मैं इस कपड़े को यहाँ पे लगा दूँगा। पेंटिंग में एक सही बैकग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कपड़े के ऊपर फोल्ड्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने बैकग्राउंड में इस तरीके से फोल्ड्स डाल सकते हैं कपड़े के ऊपर। ये बैकग्राउंड को और ज़्यादा अच्छा दिखाएगा और आगे रखे ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। साथ ही साथ उसे 3 डायमेंशनल लुक देने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। कभी भी अपने ऑब्जेक्ट्स को यूं ही मत रख दिया कीजिए, उसको एक सही पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सही जगह पे सही पोजीशन में रखेंगे, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसको रखेंगे, तभी एक सही सेटअप तैयार हो सकता है। अगर आप यूँ ही रख देंगे कहीं पे भी तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो एक अच्छा कंपोजिशन तैयार करने के लिए आपको ये सभी बातों का ध्यान देना होगा, और उसके बाद आप एक सही कंपोजिशन तैयार होने के बाद उस कंपोजिशन को सेलेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे इसे इस तरीके से सेट करने के बाद मुझे ये सेटअप अच्छा लगा, और ये रहा वो कंपोजिशन जिसे मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ आपके सामने। तो अब करते हैं स्केचिंग स्टार्ट। स्केचिंग के लिए जो मटेरियल्स हम लोग को चाहिए उसमें से आप इस तरीके का कोई भी पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कार्टिज पेपर यूज़ किया है, नॉर्मल कार्टिज पेपर है, तो आप कार्टिज पेपर ले सकते हैं या फिर आप और भी कोई रफ़ पेपर ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे केवल एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ब्रांडेड या उस तरीके का हाई लेवल पेपर यूज़ करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्केच बुक भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके का कार्टिज पेपर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मटेरियल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे चारकोल से मैं यहाँ पे बनाऊँगा। चारकोल के अलावा नीडेबल इरेज़र और इस तरीके का पेंसिल इरेज़र, या आपके पास अगर मोनो जीरो इरेज़र है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पेंसिल, ताकि आप सबसे पहले स्केच ड्रॉ कर सकें। आप चाहे तो चारकोल की जगह भी इस तरीके का कोई शेडिंग पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल लिया है और ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स और ये कॉटन। अब स्केच ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग भी बिना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हुए करेंगे तो एक सही फॉर्मेशन तैयार करने में आपको बहुत परेशानी आएगी और काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाएगा स्केच ड्रॉ करने में, और उसमें वो परफेक्शन नहीं रहेगा जो आप अपने पेंटिंग में या स्केच में डालना चाहेंगे। इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो भी शेप है, साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक बेसिक फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, लाइंस ड्रॉ कीजिए, शेप उसका जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस कीजिए और उसके बाद उसको अपने रियल शेप में लेकर आइए। तब जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो एक बार में सही ड्रॉ होगा और आपको स्केच में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बिगिनर से मैं ख़ास करके ये कहना चाहूँगा कि वो स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार वो मिस कर जाते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनको समय भी ज़्यादा लग जाता है स्केच ड्रॉ करने में और वो परफेक्शन नहीं आ पाता है। इसलिए वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं या किसी का फेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का आपको जानकारी होना ज़रूरी है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे स्केच में प्रोग्रेस करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, तो वो सही शेप लेता चला जाएगा और आपका एक सही स्केच बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इस स्केच को बनाने के लिए मुझे 2 घंटे का समय लगा था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप रियलिस्टिक अगर ड्राइंग या स्केचिंग कर रहे हैं तो
आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ही होगा ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकें। आप जितना ज़्यादा समय देंगे और जितनी बारीकी से चीज़ों को देखेंगे उतना ज़्यादा डिटेल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और आप जितने ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक स्केच आपका तैयार होगा। डिटेल से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो भी वैल्यूज़ आप देख पा रहे हैं अपनी पेंटिंग में, अपने स्केच में, या जो सेटअप आपने तैयार किया है, चाहे वो स्टिल लाइफ का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लाइव पेंटिंग अगर या लाइव ड्राइंग आप कर रहे हैं, तो जो भी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, उन डिटेल्स को अपने पेंटिंग में या स्केच में उतारना। जिन डिटेल्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो है सही स्ट्रक्चर, सही फॉर्मेशन, सही शेप एंड साइज़, ऑब्जेक्ट्स का सही पोजीशन में और सही डायरेक्शन में होना, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लाइट, शेड और एक टेक्सचर, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग टेक्सचर होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टेक्सचर आप उसमें अपने पेंटिंग में डाल पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं अपने स्केच को ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशनल लुक देने में। एक सही वॉल्यूम क्रिएट हो पाता है जो आपके स्केच को बहुत ही अच्छा 3 डायमेंशनल लुक देता है। लाइट के बारे में मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरीके से कोई लाइव ड्राइंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाइट का डायरेक्शन हमेशा एक ही रखें, क्योंकि अगर आप एक डायरेक्शन में लाइट रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा आपको भी, और आप उसके हर 3 डायमेंशनल लुक को, हर वैल्यूज़ को जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशनल लुक दे रहा है, आप अपने स्केच में बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 2 डायरेक्शन में लाइट होगा तो वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन भी काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे 2 शैडोज़ देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। लाइट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा आपके स्केच में और वो 3D लुक नहीं आ पाएगा आपके स्केच में या पेंटिंग में। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लाइट का डायरेक्शन एक ही हो, और बिगिनर्स हमेशा रूम लाइट में लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस करें ताकि उनको एक अच्छा खासा समय मिले अपने स्केच और ड्राइंग को कंप्लीट करने का। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने ओपिनियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आर्ट फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं हिमांशु शेखर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।